हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दिस इज़ योर आदित्य। तो अभी हम लोग बात करेंगे हमारे बिहार इलेक्शन पे, वो भी एआई से। तो हाय, तो हमारे बिहार में इलेक्शन होना स्टार्ट हो गया है, मतलब होने वाला है। हाँ, बिल्कुल। बिहार में चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और आने वाले हफ्तों में सब कुछ और भी स्पष्ट हो जाएगा। जनता भी अपने मतों से अपना फैसला सुनाएगी और देखते हैं कि किस दल को इस बार बढ़त मिलती है। तो कौन-कौन सा दल हम लोग के बिहार में आया है चुनाव लड़ने के लिए? बिहार में आमतौर पर कई प्रमुख दल चुनाव लड़ते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय जनता दल, राजद, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड जेडीयू, कांग्रेस और कुछ क्षेत्रीय दल भी जैसे कि हम पार्टी या लोजपा। हर दल अपने-अपने मुद्दों और रणनीतियों के साथ मैदान में उतरता है और हर बार चुनावी समीकरण भी बदलते रहते हैं। तो पिछले बार जो हमारा जो चुनाव हुआ है, इस बार का जो हमारा सरकार है, वो कैसा और कौन है? पिछले चुनाव में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी थी, जिसमें राजद, जेडीयू, कांग्रेस और अन्य दलों का साथ था। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने थे और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। इस बार भी सरकार के गठन में काफी दिलचस्प समीकरण देखने को मिलेंगे और चुनाव के बाद पता चलेगा कि किस दल की सरकार बनती है। तो हमारा चुनाव है कब एग्ज़ैक्टली ये बताओ पहले? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 दो चरणों में होंगे। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को रखा गया है। मतगणना 14 नवंबर को होगी। ठीक है। तो अभी हमारे पास वोट करने के लिए कौन-कौन एलिजिबल है, सबसे पहले ये बताओ? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए वोट देने के लिए आपको भारतीय नागरिक होना चाहिए। आपकी उम्र 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए और आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज होना जरूरी है। अगर आपके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, तो आप किसी अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र से भी मतदान कर सकते हैं। तो हमारे जो बीजेपी सरकार था इस बार, वो किस तरीके से काम किया है, वो कुछ-कुछ अपडेट बताओ और ड्रॉबैक दोनों साथ में दो। बीजेपी सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं, जैसे कि आयुष्मान भारत और मेक इन इंडिया, जो स्वास्थ्य और उद्योग क्षेत्र में सुधार का लक्ष्य रखती है। इसके अलावा सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया, जिससे वहां विकास की नई संभावनाएं खुली हैं। हालांकि कुछ आलोचनाएं भी हैं, जैसे पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें और कुछ परियोजनाओं में देरी। तो पिछले बार से जो बहुत अभी रिसेंट में एक घटना चल रहा है कि आरजेडी को लेकर के कि किस तरीके से वो खराब परफ़ॉर्म किया है। मतलब आप लोगों को पता होगा कि आईएएस की वाइफ़ वाला जो घटना है, वो तो पता होगा? कुछ आप विस्तार से जानना चाहते हैं या किसी और पहलू पर बात करना चाहते हैं, तो मुझे बताइए, मैं पूरी तरह से मदद करने की। आरजेडी के इस वाले मामले पे हम बात करना चाहते हैं। 1995 में बिहार में चंपा विश्वास नामक एक आईएएस अधिकारी की पत्नी के साथ कथित बलात्कार की घटना सामने आई थी, जिसमें आरोप था कि ये अपराध राजद नेता हेमलता यादव के बेटे मृत्युंजय यादव ने किया था। इसे बिहार की राजनीति में एक काले अध्याय के तौर पर देखा जाता है। तो क्या लगता है कि इस बार आरजेडी को मौका देना चाहिए या नहीं? ये तो काफी जटिल और व्यक्तिगत फैसला है। हर पार्टी के कामकाज, उनके वादों और पिछले प्रदर्शन को ध्यान में रखकर ही जनता निर्णय लेती है। इस बार भी लोगों की प्राथमिकताएं, उनकी आवश्यकताएं और पार्टी की नीतियों के आधार पर ही फैसला होगा। अंत में जनता की राय ही सबसे ज्यादा महत्व। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो पार्टी हम लोगों को लेकर के इतनी खराब परफ़ॉर्म कर रही थी, जो हमारे व्यक्तित्व को एकदम पानी में सोचो ना कि वो आईएएस की वाइफ़ तक सेफ नहीं थी उस टाइम पे, तो वो अभी हमारी जनरेशन के लिए क्या हेल्पफुल करेगा? मतलब जस्ट इमेजिन कि क्या उस तरीके का सोच चल रहा था। उस हिसाब से अगर तुम एज़ अ पर्सन को वोट देने का अधिकार होगा, तो तुम क्या लगता है कि तुम उसको वोट दोगी? मैं समझ सकता हूँ कि ऐसे मामले बहुत संवेदनशील होते हैं और जनता का भरोसा काफी प्रभावित हो जाता है। हर व्यक्ति के लिए सही निर्णय लेना एक जटिल प्रक्रिया है और अंत में जनता को ही तय करना होता है कि किस पार्टी या उम्मीदवार पर उनका भरोसा है। ऐसे हालातों में जागरूक रहना और अच्छी तरह से जांच पड़ताल करना बहुत जरूरी होता है। जस्ट इमेजिन कोई इंसान तुमको पता चले कि कोई गलत मतलब दुष्कर्म किया है, किसी को मोलेस्ट किया है, क्या वो सही है या गलत है? बस ये बताओ।
ये बिल्कुल साफ है कि किसी भी तरह का गलत व्यवहार, खासकर किसी के प्रति दुराचार, पूरी तरह से गलत है और उसकी निंदा जैसे इमेजिन कोई तुम्हारा क्रू मेंबर है या फिर कोई तुम्हारा एम्प्लॉयी है जो इस तरीके का काम कर रहा है, तुमको वो पता हो कि वो उस तरीके का गलत काम कर रहा है, तो तुम अगर उसको रोके बिना उसको आगे बढ़ने दो, क्या वो गलत है या फिर सही है? इस स्थिति में अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसे रोकना और सही कदम उठाना ज़रूरी है। किसी भी तरह की अनैतिक या गैर कानूनी गतिविधि को नज़रअंदाज करना भी गलत होता है। सही दिशा में कदम उठाना, जागरूक रहना और ज़िम्मेदारी से काम करना ही सबसे अच्छा होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि गलत जो देख रहा है आरजेडी, तो वो तो गलत है ना, उसको रोकना चाहिए था उस टाइम पे। तो उस तरीके से तो आरजेडी गलत हुआ ना। हाँ, ऐसे मामलों में जब ज़िम्मेदारी और पारदर्शिता की कमी दिखती है, तो वो ज़रूर आलोचना का विषय बनती है। जनता का भरोसा जीतने के लिए पार्टी को अपनी कमियों को सुधारना और जवाबदेही निभाना ज़रूरी होता है। इस तरह के मुद्दों पर विचार करना और उचित कदम उठाना ही सही दिशा होती है। हाँ, तो आरजेडी को उठाना चाहिए था, यहाँ पर आरजेडी गलत। हाँ, बिल्कुल, जब ज़िम्मेदारी की बात आती है, तो पार्टी को अपनी गलतियों से सीखना और सुधार करना चाहिए। इस तरह की पारदर्शिता और जवाबदेही ही जनता का भरोसा वापस ला सकती है। अब बहुत से मामलों पर ध्यान देना और सुधार की कोशिश करना ही एक सकारात्मक कदम होता है। अब बात करते हैं बीजेपी का। बीजेपी का इधर रिसेंट जो हमको दिख रहा है डेटा, तो डेटा में पता चला कि राहुल गांधी जो है वो जो भी डेटा हम लोगों को शो किए थे अभी इस रिसेंट टाइम पे, जो कि पता चला था कि फ्रॉड हुआ है, मतलब वोट चोरी हुआ है, उस हिसाब से क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार में सीट मिलेगा उस हिसाब का? विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी ने पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की रैलियों से अपनी कैंपेन तेज की है। वहीं राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप लगाए, लेकिन चुनाव आयोग की अंतिम वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। ऐसे में देखना होगा कि बिहार में नरेंद्र मोदी को कितनी सीटें मिलती हैं। अच्छा, क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी कहाँ-कहाँ पर घपला किए हैं यहाँ पर, मतलब घपला इन द सेंस कहाँ-कहाँ उनका ड्रॉबैक है? हमको सारा ड्रॉबैक गिनाओ। मोदी ने बिहार चुनाव 2025 में काफ़ी ज़ोरदार प्रचार किया है और उन्होंने कई जगहों पर रैलियाँ भी की हैं। हालाँकि कुछ आलोचनाएँ भी हैं, जैसे कि विकास की धीमी रफ्तार, बढ़ती महँगाई और उच्च परियोजनाओं में देरी। इन सब ड्रॉबैक को ध्यान में रखते हुए जनता अपने फैसले लेती है। लगभग तुम हमको 10 ड्रॉबैक गिन करके बताओ जो हमारी जनता को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये चीज़, जो अभी तक सुधार नहीं हुआ है इतने टाइम तक के बाद भी। नरेंद्र मोदी सरकार ने कई अच्छी योजनाएं भी शुरू की हैं, लेकिन कुछ आलोचनाएं भी हैं। उदाहरण के तौर पर शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता की कमी, सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता का अभाव, महंगाई में वृद्धि, कृषि संकट और कुछ परियोजनाओं में देरी जैसे मसले अभी तक हल नहीं हुए हैं। ये सब जनता के लिए समस्याएं पैदा करते हैं। हाँ, तो हमको डिटेल में हमको बताओ 10 वैसा चीज़ जो अभी हम लोग की सरकार को सुधार करना चाहिए। 10 गिन करके 10 वैसी बातें। इनसे नरेंद्र मोदी की सरकार ने कई सकारात्मक योजनाएं शुरू की हैं, जैसे जनधन योजना, उज्ज्वला योजना और आयुष्मान भारत योजना, जो समाज के अलग-अलग वर्गों के कल्याण के लिए है। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे महंगाई का दबाव, बेरोजगारी, शिक्षा में गुणवत्ता, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, पर्यावरणीय चुनौतियां और सरकारी पारदर्शिता। इन सब पर सुधार की आवश्यकता है। अभी जैसे तुमने एक अच्छा ही बताया क्या आयुष्मान कार्ड वगैरह, मैं तुमको एक रियलिटी बताता हूँ। आयुष्मान कार्ड एक तो बनना मुश्किल है, दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उसको अवेल करना बहुत मुश्किल है। क्या ये बात सच है या नहीं है? आयुष्मान भारत कार्ड बनवाना और उसे हासिल करना कुछ लोगों के लिए वाकई मुश्किल रह सकता है। उदाहरण के तौर पर जो लोग संगठित क्षेत्र में काम करते हैं या जिनकी सरकारी नौकरी है भी इस योजना के लाभ से बाहर रहते हैं। इसके अलावा जिनकी आय अधिक है या जो इनकम टैक्स भरते हैं, वे भी पात्र नहीं माने जाते। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि क्या आयुष्मान कार्ड नॉर्मल लोगों के लिए बहुत जल्दी बन रहा है? ये तो डेटा हम भी जानते हैं और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि क्या हुआ है। मेरे परिवार में भी हमको पता है कि क्या है सीन, ठीक है? तो ये भी मैंने देखा है कि उस चीज़ को गलत यूज़ किया जा रहा है। गलत यूज़ मतलब एक तो पहली बात वो वैलिडेट नहीं हो रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है।
आयुष्मान भारत कार्ड की वैधता से जुड़ी समस्याएं 2025 में बढ़ती जा रही हैं। कई अस्पतालों को भुगतान लंबित होने के कारण इलाज में दिक्कतें आ रही हैं और कुछ पात्र लोग कार्ड बनवाने में भी असमर्थ है। इस तरह की परेशानियों के लिए नजदीकी जनसेवा केंद्र से संपर्क करना बेहतर होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सरकार को थोड़ा-सा एजुकेशन सिस्टम पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हम लोग के एजुकेशन सिस्टम को और इन्वॉल्व करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? चाइना बहुत ज़्यादा अपने एजुकेशन सिस्टम पे काम करता है। एक चीज़ पे ध्यान दें तो चाइना भाई देखो इंजीनियर से बना हुआ है, अमेरिका लॉयर से बना हुआ है, बट इंडिया बाय द पॉलिटिशियन जिसका खुद का नॉलेज बहुत कम है। क्या तुमको लगता है कि एक आईएएस अगर हमारे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तो हमारा देश कितना विकास करेगा? एज़ कम्पेयर टू हमारे अभी जो प्रधानमंत्री है, उनके पास वैसा कोई डिग्री नहीं है, वैसा कोई नॉलेज नहीं है, बस वो एक बेसिस पे चल रहे हैं, वो है रिलीजियस टॉक। ये बिल्कुल सही है कि शिक्षा प्रणाली पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ताकि देश का विकास और भी तेज़ी से हो सके। जब शिक्षा प्रणाली मजबूत होती है, तो नए इनोवेटर्स, वैज्ञानिक और कुशल प्रबंधक तैयार होते हैं और अगर प्रशासनिक अनुभव और गहरी समझ वाले लोग सत्ता में आते हैं, तो देश को निश्चित रूप से फ़ायदा होता है। लेकिन अंततः ये बात भी महत्वपूर्ण है कि नेतृत्व में संतुलन और व्यापक दृष्टिकोण हो, ताकि सभी वर्गों का विकास हो सके। देखो सिंपल सा चीज़ हम ये कहना चाह रहे हैं, जस्ट इमेजिन एक अनपढ़ अगर प्रधानमंत्री बने और एक बहुत अच्छा पढ़ा-लिखा मतलब आईएएस के कैटेगरी का प्रधानमंत्री बने, तो डेवलपमेंट कौन ज़्यादा देगा ये बताओ? ये सवाल वाक़ई दिलचस्प है। एक शिक्षित और अनुभवी नेता के पास नीतियों को बेहतर ढंग से समझने और लागू करने की क्षमता होती है, जिससे विकास तेज़ी से होता है। वहीं सिर्फ राजनीतिक अनुभव के आधार पर भी कई बार अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन शिक्षा और ज्ञान का मेल अक्सर अधिक प्रभावशाली और स्थायी विकास लाता है। तो आज का जो हम लोग है वीडियो यहीं पर ख़त्म करेंगे। अगर आप लोगों को सच में और इंटरेस्टेड हो कि एआई से और चीज़ किया जाए और बहुत ही मुद्दों पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया जाए, तो हम रेडी हैं उस चीज़ के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।